हाय एवरीवन, मैं स्टोरी टेलर दिस साइड। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक के ड्रामा जिसका नाम है द प्राइस ऑफ कन्फेशन। ये एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर के ड्रामा है जो रिलीज हुआ था 2025 में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2017 में, जहाँ कीदे और आन यूनसू की आज शादी थी। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है सो। फास्ट फॉरवर्ड हम आ जाते हैं 2022 में, जहां एक रात पुलिस स्टेशन में कॉल आता है। आन यूनसू अपने खून से सने पति की बॉडी को अपनी गोद में लिए पुलिस को कॉल करती है ताकि वो वहां जल्दी पहुंच जाए। पुलिस के आने तक कीदे की मौत हो जाती है। केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले कीदे की करीबी फैमिली यानी कि आन यूनसू को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। कीदे को गर्दन पर नुकीले टूल से वार करके मारा गया था। पूछताछ के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को आन यूनसू का बर्ताव थोड़ा ऑड लगता है। उसे देखकर कोई नहीं कहता कि उसके पति की अभी अभी मौत हुई है, इसीलिए वो इस केस पर बेक दोंगहुन की मदद लेते हैं। बेक दोंगहुन एक्स कॉप रह चुका था। दोंगहुन आन यूनसू पर कुछ दिन नजर रखता है और उस दौरान यूनसू और कीदे के पर्सनल वीडियोस को वो लीक कर देता है, जिसमें यूनसू कीदे से कहती है कि वो उसे मार डालेगी। इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में यूनसू के खिलाफ यूज किया जाता है। यूनसू का कहना था कि मर्डर वाली रात वो कीदे और उसके स्टूडियो में दूसरे बच्चे के लिए ट्राई करने वाले थे, पर जब वो वहां पहुंची तो स्टूडियो से एक हुडी और मास्क पहना हुआ शख्स बाहर निकलते हुए उसने देखा था, और जब वो अंदर गई तो कीदे पहले से ही खून से सना हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था। उस दिन स्टूडियो में उसके अलावा बस उसकी एक फ्रेंड आई थी जिस पर उनका शक जाता है। उसे कीदे पसंद था। दोंगहुन की एक थ्योरी थी कि सुयोन और कीदे के अफेयर के चलते यूनसू ने कीदे को मार डाला, पर यूनसू कहती है कि उसके फ्रेंड को कीदे के लिए फीलिंग्स थी। ये बात उसे पता ही नहीं थी। मीडिया में ऑलरेडी ये बात फैल जाती है कि यूनसू ने ही कीदे को मारा है, पर वो हर बार कोर्ट में ये बात एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। आखिरकार यूनसू को जेल में डाल दिया जाता है। पैरेलल में हम देख पाते हैं एक लड़की को जो टीवी पर यूनसू की केस की न्यूज़ देख रही थी, जहां यूनसू रोते हुए कहती है कि वो बेकसूर है। कैमरा शिफ्ट होता है एक बॉडी पर जो उस लड़की के सामने पड़ी थी। बाद में हमें पता चलता है कि उस लड़की ने एक कपल को खाने में पॉइजन मिलाकर मार डाला था, क्योंकि वो उसे बहुत बुरा ट्रीट किया करते थे। वो क्राइम सीन से भागी नहीं बल्कि वहीं बैठी रही जब तक पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं कर लिया। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, इसीलिए उसे साइकोपैथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। जेल में उस लड़की की मुलाकात होती है यूनसू से। उस लड़की का नाम होता है मोन। वो यूनसू को एक डील ऑफर करती है। वो कहती है कि यूनसू के पति के मर्डर का इल्ज़ाम वो अपने ऊपर ले लेगी, लेकिन उसके बदले यूनसू को उसके लिए कुछ करना होगा। मोन ने जिस कपल का मर्डर किया था उनका एक बेटा भी था। मोन चाहती थी कि आन यूनसू उस बेटे को भी मार डाले। मोन उसके ट्रायल के दौरान कन्फेस करती है कि उसने सिर्फ उन कपल को ही नहीं मारा, बल्कि आन यूनसू के पति का भी मर्डर उसी ने किया है। यूनसू को समझ नहीं आता कि वो मोन पर भरोसा करे या ना करे। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके पति का मर्डर आखिर किया किसने है। पर एज ऑडियंस हम आन यूनसू पर भी भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि उस रात आखिर क्या हुआ इसका सबके हिसाब से अलग अलग पर्सपेक्टिव था। मोन के कन्फेस करते ही सांघो तुरंत समझ जाता है कि ये जरूर यूनसू और मोन की चाल है। वो अब भी यूनसू को ही कीदे का मर्डरर मानता था। इस वजह से वो प्रिजन में खुद जाकर ये चेक करता है कि उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई और वो बात कैसे कर पाए। तब पता चला कि वो 2 सेल्स की दीवारों में क्रैक्स की वजह से आवाज़ आर पार जाती थी। उसके पास कोई ठोस सबूत न होने के कारण उसकी बात कोई नहीं सुनता। यूनसू को बेल मिल जाती है और वो अपनी बेटी के साथ वापस अपने घर पर रहने आ जाती है, जिसमें उसकी मदद एक लॉयर करता है। ये लॉयर मोन ने ही यूनसू को चूज करने को कहा था, कोई ऐसा जो नया हो, क्योंकि करियर की शुरुआत में ही अक्सर लोग अपना बेस्ट देते हैं। इधर मोन को भी एक पब्लिक डिफेंडर मिल जाता है जिसका नाम होता है मिस्टर जिन।
जो उसका केस लेने के लिए तैयार था। युनसू के पैर पर एक एंकल मॉनिटर लगा हुआ था, जिस वजह से वो कुछ दूर तक और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही घूम सकती थी। मीडिया से बैकलैश मिलने के कारण बेक सांगहो अब इस केस पर अनऑफिशियली काम कर रहा था। वो कंटिन्यूसली युनसू और मून दोनों पर नजर रखे हुए था। युनसू कपल के बेटे पर नजर रखना शुरू कर देती है। वो कब घर आता है, किससे मिलता है और बाकी चीजें। एक पब्लिक डिफेंडर जिन योंग मून का केस लड़ने के लिए तैयार था। वो उसके जरिए युनसू को एक चिट्ठी भेजती है। उसमें लिखा होता है कि उसके पास कम वक्त है और वो कोई चालाकी करने के बारे में ना सोचे। रात को युनसू के घर के बाहर एक ब्लैक जैकेट पहना शख्स आता है, जो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो उसका पीछा करते हुए जख्मी हो जाती है और बहुत दूर जाने की वजह से पुलिस भी वहां आ चुकी थी। युनसू पुलिस को बार बार उस मास्क और जैकेट पहने शख्स को पकड़ने को कह रही थी, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उस रात मोन भी अपने सेल से गायब हो जाती है। बहुत ढूंढने पर पता चलता है कि वो इन्फर्मरी में थी, जहां पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता था। उसके लॉयर की मदद से युनसू को रिहा कर दिया जाता है। मोन के ट्रायल के दौरान युनसू भी कोर्ट में मौजूद थी। ये बात मोन को पता थी। वो तब भी युनसू को अपनी डील के बारे में याद दिलाती है। जेल से बाहर आने के बाद से ही युनसू डरी सहमी से रहने लगी थी। वो को से हुन यानी कि उन डेंटिस्ट कपल का बेटा उसका पीछा करती है। तब उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर उसे कोचिंग से रिसीव करने आते हैं। एक दिन जब युनसू अपने थेरेपी सेशन के लिए जा रही थी, तब उसे वहाँ सेहुन भी दिखाई देता है। वो चुपके से सेशन के दौरान ऑफिसर के कंप्यूटर से उसकी डिटेल्स निकालती है। सेहुन पर पहले से ही एक केस दर्ज था, पर तब नाबालिग होने की वजह से उसे ज़्यादा सज़ा नहीं मिली। उसके खिलाफ लड़कियों के इल्लीगल वीडियोस निकालकर उन्हें बेचने का केस चल रहा था, पर उसकी फैमिली पावरफुल होने की वजह से उसे कोई सज़ा नहीं मिली। जेल में कुछ प्रिजनर्स एक लड़की को इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि वो अधमरी हो जाती है। तभी मोन वहां आकर उसे बचा लेती है। तब सबको पता चलता है कि वो एक डॉक्टर हुआ करती थी। मोन सोप को उस लड़की की मदद से किडनैप करवाती है, युनसू को धमकाने के लिए। तब युनसू फाइनली सेहुन को मारने का डिसाइड करती है। रात को वो अपना एंकल मॉनिटर तोड़कर झूठी रिपोर्ट देती है कि वो साइकिल से गिरने की वजह से खराब हो गया। वो सेहुन के घर उसे मारने पहुंच जाती है। वहां उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और युनसू सेहुन को जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने लगती है। फाइनली जब वो बेहोश हो जाता है, वो अपने हाथ से एक चाकू निकालकर उस पर वार करती है और कुछ ही देर में सेहुन की बॉडी खून से लथपथ हो जाती है। इधर मोन के सेल में एक नई यंग लड़की आती है, जो मोन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर तरफ बस सेहुन के गायब होने की खबर जैसे आग की तरह फैल जाती है। डील के मुताबिक युनसू को मोन से मिलना था। मोन रात को स्लीपिंग पिल्स खाकर खुद को बेहोश कर देती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ युनसू उससे मिलने आती है और कहती है कि अब बस हो गया, अब तो सेहुन मर गया है, तो वो ये खेल बंद कर दे। पर हमें पता चलता है कि मोन पहले से जानती थी कि युनसू किसी को मार नहीं सकती। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि युनसू ने सेहुन को नहीं मारा था। उसने चाकू से अपने खुद के हाथ जख्मी कर लिए थे और उससे निकला खून उसने सेहुन पर गिरा दिया था, ताकि ऐसा लगे कि वो सेहुन की बॉडी से निकला है। फोटोज निकालकर उसने सेहुन को कुछ दिनों के लिए बेसमेंट में रहने को कहा। घर में खाने का इंतजाम था, इसीलिए युनसू कहती है कि कुछ दिनों में वो फिर लौटेगी। तब तक उसे छुपकर रहना होगा, क्योंकि उसके पीछे कोई किलर पड़ा हुआ है। और मोन को और कुछ फोटोज रिसीव हुए थे, जिसमें सेहुन के गले में चाकू मौजूद था, पर दूसरी ओर से, जो कि युनसू की फोटोज से बिल्कुल अलग था। यानी कि सेहुन मर तो चुका था, पर युनसू के हाथों नहीं, उसे किसी और ने मारा था। सेहुन के ग्रैंडफादर को भी कोई अननोन आदमी ये मैसेज भेजता है कि उन्हें पता है कि उनका पोता मर चुका है और वो कहाँ मिलेगा।
ग्रैंडफादर, जिन्हें लगता है कि सेहुन अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद उनके घर जाना छोड़ चुका है, वो उस घर जाकर देखते हैं तो सेहुन की लाश उन्हें वहाँ बेसमेंट के फ्रीज़र में मिलती है और उन्हें लगता है कि युनसु ही असली किलर है। बदले की आग में ग्रैंडफादर युनसु को मारने निकल पड़ते हैं। दरअसल उन्हें किसी अननोन नंबर से एक वीडियो रिसीव हुई थी जिस रात युनसु सेहुन को मारने का नाटक कर रही थी। उसमें साफ दिख रहा था कि उसने चाकू हाथ में लेकर सेहुन पर फायर किया था, लेकिन असल में उसने खुद के हाथों को कट किया था और वहाँ पड़ा हुआ खून भी युनसु का ही था। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था मानो वही मर्डरर हो। इसी वीडियो की वजह से ग्रैंडफादर युनसु को मारने का प्लान बनाते हैं। वो युनसु से मिलने उसके घर जाते हैं। वहाँ वो उसे बताते हैं कि उनके बेटे से बिल्कुल नहीं बनती थी, इसीलिए जब वो मारा गया तब भी उन्होंने एक आंसू नहीं बहाया। लेकिन जब कल उन्होंने अपने पोते को मरा हुआ देखा तो उन्हें पता था कि वो तब तक चैन से नहीं मर पाएंगे जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि आखिर क्यों उसे अपनी जान देनी पड़ी। और वो चाकू लेकर युनसु के पास जाते हैं, पर वो उन पर गर्म चाय का पानी फेंक कर भाग जाती है। पुलिस और सांगो इस केस की हर डिटेल चेक कर रहे थे और उन्हें पता चल जाता है कि युनसु भाग गई है। इधर जेल में मोन उस नई लड़की पर अटैक कर देती है। इसकी वजह हम आगे जानेंगे। डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के बाद जब उसे दूसरे सेल में ले जाया जा रहा था तब वो लड़की वहाँ पड़े एक रोप से सुसाइड करने की कोशिश करती है और सामने दूसरे सेल से मोन उसे बिना किसी एक्सप्रेशन तड़पता हुआ देख रही थी। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मोन के बाल लंबे थे और वह थाईलैंड में कोविड में बीमार लोगों की मदद के लिए वॉलंटियर कर रही थी। यानी कि मोन एक डॉक्टर हुआ करती थी। उसके साथ एक लड़की भी होती है जो उसे सोहे नाम से बुला रही थी। सोहे की छोटी बहन सोमांग कोरिया में कॉलेज में पढ़ती थी। एक वीडियो कॉल के दौरान सोमांग सोहे को अपनी फ्रेंड वीयोंग से इंट्रोड्यूस कराती है। ये वही लड़की थी जो मोन के प्रिजन वाले सेल में नई आई थी। इसका मतलब मोन ने शायद उसे पहचान लिया था और ज़रूर उनकी कोई पुरानी हिस्ट्री थी। कोविड में लोगों की मदद करते करते सोहे खुद बीमार पड़ जाती है। उसकी फ्रेंड एक दिन उसे बताती है कि सोमांग के उसके फ़ोन पर कई मिस कॉल्स आ चुके हैं। जब वो सोमांग के मैसेजेस देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। किसी ने उसकी बहन उसका वीडियो रिकॉर्ड करके उसी की बहन और पापा को भेज दिया था। ये किसी और ने नहीं बल्कि सेहुन ने किया था। क्वारंटीन में होने की वजह से वो चाहकर भी अपनी बहन की मदद के लिए कोरिया नहीं जा सकती थी। वो तभी गुनहगारों को मारने का ठान लेती है। प्रेजेंट में मोन उस लड़की की जान बचा लेती है जो सुसाइड करने जा रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स को युनसु के घर पे कुछ एविडेंसेस मिलते हैं जिससे ये लग रहा था कि उसी ने सेहुन को मारा है। मोन उस लड़की के साथ हॉस्पिटल में थी। वहाँ युनसु भी मौजूद थी। दोनों में कुछ बातें होती है और उन्हें रियलाइज होता है कि कोई और है जिसने सेहुन को मारा है। मोन भी हॉस्पिटल से भाग जाती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे युनसु के खिलाफ और सबूत मिलते जा रहे थे, मानो जैसे कोई उसे मर्डरर साबित करने पे तुला हो। लेकिन बेक सांगहुन को इस युनसु के घर पर जो फोटोज मिले थे उसमें वार सेहुन के लेफ्ट साइड पे हुआ था, लेकिन ऑटोप्सी में ये क्लियर था कि उसकी जान राइट साइड में नेक पर हुए वार से हुई थी। यानी कि युनसु के बेकसूर होने के थोड़े बहुत चांसेस उसे दिखाई दे रहे थे, इसीलिए वो उसके लॉयर की हेल्प लेने का सोचता है। तभी युनसु एक वीडियो पब्लिक करती है अपनी फ्रेंड सुयोन की मदद से, जिसमें वो मोन और उसके बीच हुई डील के बारे में बताती है और कन्फेस करती है कि उसके हस्बैंड का मर्डर उसने खुद ने किया है, पर सेहुन को उसने नहीं मारा और वो चाहती थी कि सेहुन के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो ताकि असली मर्डरर पकड़ा जाए। वीयोंग मोन को सेहुन के क्राइम्स के बारे में सब बता देती है और ये भी कि मर्डर वाली रात उसकी एक फ्रेंड ने युनसु को मरते हुए देखा और ये सब एक फ़ोन पर रिकॉर्ड भी हुआ। अनाउंसमेंट के पहले वाले दिन युनसु कीदे की एक पेंटिंग नोटिस करती है। वहाँ उसके थंब प्रिंट के अलावा एक और प्रिंट भी है
जो उसका नहीं है। वो ये बात मोन के लॉयर को बताने ही जा रही थी कि उसे पीछे चल रही स्क्रीन में दिखता है कि मिस्टर जिन कीदे को जानते थे। उनके साथ में फ़ोटोज़ थी, लेकिन उन्होंने कभी ये उसे बताया ही नहीं। उसे उन पर शक हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। जाते वक्त उसे मिस्टर जिन की वाइफ भी दिखाई देती है, जिससे उसे याद आता है कि कीदे की मर्डर वाली रात हो। जो मास्क पहना चेहरा उसने देखा था वो मिस्टर जिन की वाइफ से बहुत ज़्यादा मैच करता है। युनसो सोचने लगती है कि क्या सच में मिस्टर जिन ही कीदे के कातिल हैं और उन्होंने सिर्फ उस पर नज़र रखने के लिए मोन का केस लिया है, और क्या सेहुन को भी उसी ने मारा है। अनाउंसमेंट सुनते ही मिस्टर जिन और उसकी वाइफ को टेंशन में देख हम समझ जाते हैं कि इन सारे मर्डर से उनका ज़रूर कोई लेना देना है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को भी मिस्टर जिन की हरकतों से उन पर शक होता है। युनसो ने एंकल मॉनिटर इंचार्ज लेडी को उसने बनाए हुए स्केचेस भेजे थे जिस पर उसे शक था, और युनसो के लॉयर उनमें से एक स्केच को पहचान लेता है। वो मिस्टर जिन की वाइफ थी। सेहुन के ग्रैंडफादर युनसो की बेटी को किडनैप करके युनसो को उनसे मिलने बुलाते हैं। ये बात इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को पता लग जाती है। वहां पहुंचते ही वो उसे गन से मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी मोन वहां आकर उसे बचा लेती है। अब युनसो मोन पर भरोसा करने लगी थी। मोन का असली नाम सोहे था। मोन उसे थाईलैंड में मिली एक लड़की का नाम था जिसे हमने एक फ्लैशबैक में पहले भी देखा था। सोहे ने उसकी जान बचाई थी। तब से वो दोनों साथ काम कर रही थी, पर सोहे के सिस्टर के इंसिडेंट के बाद मोन भी बीमार पड़ गई और आखिर में वो बच नहीं पाई। उसने सोहे से पहले ही एक बात कही थी कि सोहे जब चाहे उसे अपने रिवेंज के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि सोहे की वजह से ही वो आज जिंदा थी और वो सोहे को अपना सब कुछ मानती थी। उसकी मौत के बाद सोहे एक कार में मोन की बॉडी डालकर उसको आग लगा देती है और मोन की आइडेंटिटी लेकर कोरिया लौट आती है अपना बदला लेने के लिए। आखिर में पूरी कहानी एक फ्लैशबैक के जरिए सामने आ जाती है। एक आर्ट गैलरी में मिस्टर जिन और उनकी वाइफ एक पेंटिंग के सामने खड़े थे। डायरेक्टर किम कीदे को उस पेंटिंग को परखने को कहते हैं, क्योंकि वो खुद एक आर्टिस्ट तो था ही और इन चीज़ों का जानकार भी था। कीदे कहता है कि वो पेंटिंग शायद किसी बड़े आर्टिस्ट की कॉपी है। इस बात से मिस्टर जिन और उसकी वाइफ सुयोन काफ़ी नाराज़ लगते हैं। उस इंसिडेंट के बाद मिस्टर जिन बार बार कीदे को माफ़ी मांगने के लिए कॉल किए जा रहे थे, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट की वजह से डायरेक्टर किम उससे नाराज़ थे और उनके बीच काफ़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, क्योंकि उस स्टूडियो की मैनेजमेंट वही संभालता था। और कोर्ट में भी जब उस पेंटिंग का केस चला तो पाया गया कि कीदे गलत था और वो पेंटिंग असली आर्टिस्ट की ही है। तब से मिस्टर जिन कीदे को और फ़ोन करके परेशान करने लगे। उनकी वाइफ का भी गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। प्रेजेंट सिनेरियो में मून युनसो को वो रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सेहुन को मिस्टर जिन ने मारा है। सांगुन को भी सारी बात समझ आ जाती है। युनसो के घर के बाहर भी मिस्टर जिन ही प्रेजेंट थे, और जब से युनसो बेल लेकर बाहर आई थी तब से मिस्टर जिन ही उसका पीछा करते थे। सेहुन के ग्रैंडफादर को भड़काने का काम भी उसकी वाइफ का था। एक पेंटिंग में कीदे के मर्डरर का फिंगरप्रिंट रह गया था। वही पेंटिंग युनसो को आर्ट गैलरी में दिखी थी। उसकी एक और कॉपी कीदे के स्टूडियो में थी। उसे मिटाने मिस्टर जिन कीदे के स्टूडियो में आता है, जहां युनसो भी पहुंच चुकी थी। हमें पता चलता है कीदे का मर्डर मिस्टर जिन ने नहीं, उसकी वाइफ ने किया था, और बाकी सारी प्लानिंग के पीछे भी उसी का हाथ था। वो युनसो को चाकू की नोक पर पकड़ लेता है, लेकिन मोन आकर उसे बचाने की कोशिश में खुद पर भी वार करती है और मिस्टर जिन के भी सीने में नुकीली नाइफ से वार करती है। दोनों वहीं मर जाते हैं। युनसो का लॉयर और बेक सांगुन भी वहां पहुंच चुके थे। युनसो मोन का फ्यूनरल रखती है। युनसो के ट्रायल के दौरान सेहुन की मर्डर वाली रात की पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है कि कैसे युनसो के जाने के बाद तक सेहुन जिंदा था और गेम खेल रहा था, पर अचानक मिस्टर जिन ने उस पर हमला करके उसे मार डाला। युनसो को आखिरकार इस केस में बाइज्जत बली कर दिया जाता है। पूछताछ के दौरान सुयोन सारा इल्ज़ाम मिस्टर जिन पर डालने की कोशिश करती है,
फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि कीदे जब माफ़ी मांगने से इनकार कर देता है, तब दोनों मिस्टर जिन और सुयोंग उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। सुयोंग अपना आपा खो देती है और कीदे को मार डालती है। मिस्टर जिन वहां मौजूद सारे सबूत मिटाने में उसकी मदद करते हैं। प्रेजेंट में बेक सांग-हुन कहता है कि जो पेंटिंग उसने डिस्ट्रॉय कर दी थी, उसका एक और प्रिंट उनके पास है और उसमें सुयोंग के फिंगरप्रिंट्स हैं, जो साफ जाहिर करते हैं कि कीदे को सुयोंग ने ही मारा था। इस बात पर सुयोंग बस सांग-हुन को देखकर एक क्रीपी स्माइल देती है। फाइनल सीन में हम सोब और युनसू को देख पाते हैं, जो थाईलैंड की उसी जगह को विजिट करते हैं जहां मोन या यूं कहे कि सोहे एज डॉक्टर लोगों को ट्रीट किया करती थी। फ्लैशबैक में एक बहुत प्यारा सीन दिखाया जाता है जहां कीदे और युनसू अपनी शादी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और मोन अपनी छोटी बहन के साथ वहां से होकर गुजरती है। वो ऊपर कीदे और युनसू को देखकर कहती है कि सब कुछ कितना सुंदर है और वो दोनों चली जाती है। इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। ये कहानी थी द प्राइस ऑफ कन्फेशन इस के ड्रामा की। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, then do like the video, comment down below for your suggestion and subscribe the channel. मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।